अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यावर है और मैं एक स्टोरी राइटर हूँ। अक्सर दफ़ा ऐसा होता कि मैं स्टोरीज़ लिखने के लिए बंगला, कालाम, नारान, खूबसूरत हसीन तरीन जन्नत की वादियों में जाया करता था, जहाँ पर मैं स्टोरीज़ मुकम्मल करता और वापस आ जाता। मैंने बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स और ख़ूबसूरत कहानियाँ लिखी। मैं एक मैं एक ऐसा लिखारी हूँ जो रोमानियत पसंद है। भले ज़िंदगी में मुझे कभी किसी से मोहब्बत ना हुई, मगर मेरी कहानियाँ मोहब्बत से लबरेज होती थीं। अक्सर मेरे दोस्त मुझसे यही सवाल करते, यावर तुम तो मोहब्बत की अलिफ बे भी नहीं जानते, तो ये सारे सीन तुम कैसे तख्लीक कर लेते हो? तुम्हारी उस तख्लीक करता महबूबा के अंदर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स कहाँ से आती है? बस कुछ भी समझ लो, ये मेरा अंदर है और मैं एक महबूबा और महबूब की स्टोरीज लिखते हुए कुछ ख़ास चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी ख्याल रखता हूँ। तो बस एक इमेजिन चलती है और स्टोरीज बनती चली जाती हैं। अरग मेरा एक दोस्त था जो मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज था। उसका नाम उमैर था। वो अक्सर मुझे छिड़ा करता, यावर अगर सच में कोई ऐसी संगीन महबूबा टकर गई, जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। अरे मेरे नॉवेल्स का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं कहानियाँ। हकीकत में तो महबूब और महबूबाएँ टंस आने पर छोड़ जाया करते हैं, और अगर एक हो जाए तो ज़माना उन्हें जीने नहीं देता, वगैरह वगैरह। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं सामान पैक कर रहा था, उमैर मुझसे मिलने आया हुआ था। अपने तमाम काम निपटाए, अपनी एक इकलौती एक अदद वालदा से रुखसत चाही। उनका मैं प्यारा इकलौता एक ही बेटा था। उन्होंने बोला, यावर ध्यान से स्टोरी पर ध्यान देना। मैं बाय रोड पेशावर से हुंजा वैली की तरफ निकला था। माशाल्लाह मेरी अपनी कन्वेंस थी, रुपए पैसे की कोई कमी ना थी, बस मैं अपने जुनून के हाथों मजबूर था। मैंने एक खूबसूरत सा थोड़ी सी चढ़ाई पर एक छोटा सा कॉटेज बुक करा लिया था। करीब करीब थोड़े फासले पर आबादी तो थी। बहरहाल कुछ घंटों की मुसाफत के बाद मैं हुंजा वैली पहुंच गया और बुक शुदा कॉटेज में अब मैं आराम कर रहा था। रात के तकरीबन 8:30 बजे थे जब वहाँ का खानसामा मुझसे खाना पूछ कर गया और मैंने सिर्फ मुख्तसर सा ही खाना ऑर्डर किया। ये एक छोटा सा कॉटेज था, ये समझ लो कि मेरे अंकल का, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पर आया था। इसके करीब करीब एक खूबसूरत सा झरना बह रहा था और कुछ ही फासले पर 2-3 घर भी थे जहाँ से निकलता धुआं उफ खुदाया बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रहा था। मैं सर्दी से थर थर काँप रहा था, दांत से दांत बज रहे थे। मुझे क्या खबर थी कि पेशावर से भी ज़्यादा सर्दी यहाँ पड़ने वाली है। लिहाजा मैं कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ हो गया कि ख़ुद के जिस्म को गरमा सकूं। मैं आराम से बैठा हुआ सोफ़े पर आतिशदान की आग को बगौर देख रहा था और ये सोच रहा था कि अब सोना चाहिए कि अचानक से बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूप मेरे लिए खानसामा बनाकर हाजिर हो गया और साथ में कहने लगा कि बस थोड़ी ही देर में दम पुख्त आ जाएगा, इंशाल्लाह फिर आप खाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यावर भाई, मैं खाने बहुत मज़े का पकाता हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लाला है। खालिद मेरा असल नाम है, लेकिन लाला मुझे सब प्यार से बुलाते हैं। अब आप जो दिल करे आप मुझे वो बुला लेना। ये एक 22 साल का लड़का था, नहायत ही मासूम। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ कितना टाइम हुआ है? ज़्यादा नहीं, पुराना स्टाफ तो चेंज हो गया, लेकिन मुझे यहाँ आए अभी सिर्फ 22 दिन हुए हैं। पुराना स्टाफ क्यों चेंज हो गया? मालूम नहीं। यहाँ का जो मालिक है, मतलब वो जो तुम्हारे अंकल हैं। अच्छा, तो तुम यह बात जानते हो कि मेरे
अंकल का कॉटेज है। जी हमको सब बताया है उन्होंने कि आपके वालिद उनके दोस्त थे, आपके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं। अच्छा इतना भी बता दिया? जी हमें मालिक ने सब बता दिया है। इसके अलावा उनके और भी कॉटेज हैं, लेकिन सिर्फ इसी कॉटेज का स्टाफ 6 महीने बाद बदल दिया जाता है। अच्छा अच्छा, चलो खैर। और सुनिए यावर भाई, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये इंटरकॉम देख रहे हैं, आप मुझे इससे फ़ोन करिएगा, मैं आ जाऊंगा। मैं थोड़े ही फासले पर हूँ पीछे। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर आप बुरा ना माने तो आप ये इतनी सारी किताबें जो लेकर आए हैं, ये आप क्या करेंगे इनका? वो मुसलसल सवाल पर सवाल किए जा रहा था। मेरी हंसी छूट गई। कुछ नहीं, इनको एक एक करके घोलूंगा और पी लूंगा। ये दवाई है। अच्छा, ये कौन सी मेडिसिन है जो आप खोलेंगे और पी लेंगे? अरे बाबा, मैं नॉवेल लिखता हूँ और बस इसीलिए यहाँ आया हूँ। मौसम इतना हसीन है तो लिखने में बड़ा मज़ा आएगा। सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है और ऊपर से बर्फ़ भी गिरना शुरू हो गई है। हाँ ये तो है। चले चले, मैं आपको तंग नहीं करता हूँ। बस 15 मिनट में आपका खाना लेकर हाजिर हुआ और उसके बाद आप आराम कीजिएगा। मैं बर्तन लेने सुबह ही आऊँगा। इतनी देर से क्यों? बस 10 बजने वाले हैं। आपको अभी आराम करना होगा और मुझे भी जाना होगा, क्योंकि 4 बजे मुझे अपने दीगर काम निपटाने होते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी। और फिर 12 बजे मुझे यहाँ ड्यूटी पे आना होता है। उसने काफ़ी गहरी लंबी तफसील मुझे सुना दी थी और मुझे अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी। चले, अब आपसे कल सुबह, सॉरी यानी कि दोपहर 12 बजे मुलाकात होती है। आप आराम से सोना, मैं आपका नाश्ता लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगर मुझे जल्दी तलब हुई तो तभी तो बोला है, इंटरकॉम है। आप जब मुझे कॉल करेंगे तो मैं आ जाऊंगा, और अगर मैं ना आया तो कोई और आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कोई और काम पर हुआ तो वो आ जाएगा। सही है। ये कहकर मैं पैर बिछा के वापसी सोफा पर दराज हो गया। कॉफ़ी का मग मैंने ख़त्म कर लिया था। मेरी आंख लग गई थी। मैं बिस्तर पर तो जाकर लेटा ही ना था। खाना खाया और वहीं पर ही आतिशदान के सामने बिछे सोफा पर विराजमान हो गया था। इतने लंबे सफ़र के बाद थक जो गया था। अपनी चीज़ें भी समेट कर ना रखी थी मैंने। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे कान में कोई सरगोशी कर रहा हो। मैं मोटा सा लिहाफ डाले औंधे मुंह सोया हुआ था कि अचानक जब मेरे कानों में आवाज आई, कोई सरगोशी कर रहा था। एक मधुर सी खूबसूरत सी आवाज। मोहब्बत में भी कुछ राज होते हैं। जब मैंने ये अल्फाज सुने, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि वो कोई नस्वानी आवाज थी। यकदम मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ाहट में उठ बैठा। अभी मुझे आए हुए 5 से 6 घंटे हुए थे। रात के 3 बज रहे थे। मैंने जब घड़ी की तरफ नजर घुमाई और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी भी देखी। कौन है यहाँ? यहाँ मेरे अलावा भी कोई और है क्या? किसी की आवाज मुझे सुनाई ना दी। दरवाजे तो बंद थे। मैं सोफा से उतरा और पूरे कॉटेज का मुआयना कर लिया, लेकिन मुझे वहां सिवाय अपने कोई नजर न आया। मैं समझा शायद कि मेरा वहम है, या अभी तक मुझे अपनी स्टोरी की थीम नहीं मिली, इसलिए शायद मेरी ही कोई कल्पना है। लिहाजा मैं कंधे उचकाकर वापसी सोने की तैयारी में गुम हो गया और फिर मैं सो ही गया था। मेरी आंख वाकई में 12 बजे ही खुली थी कि जब खानसामा मुसलसल दरवाजे बजा रहा था। मैं अंगड़ाई लेते हुए उठा और घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ओ शिट, सुबह का सारा प्लान चौपट हो गया। मैं चप्पलें पहनते हुए अब दरवाजे की जानिब जा रहा था। खानसामा ने मुझे देखते ही सलाम किया। मैंने इस बात में सर हिलाया और बोला, अंदर आ जाओ, कुंडी लगा देना। और ये कहकर मैं सीधा फ्रेश होने के लिए चला गया था। गर्मा गर्म नाश्ता, अंडा ऑमलेट, पराठे वगैरह सब थे। बेहतरीन किस्म का कहवा भी बना हुआ था। मैंने बहुत तगड़ा नाश्ता किया
और खानसामा से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। मेरा कॉटेज थोड़ा सा ऊंचाई पर था, करीब करीब छोटी छोटी खाइयां भी बनी हुई थी और पीछे बहुत ही खूबसूरत झरना भी बह रहा था। मैंने अपने कलम और खूबसूरत सी डायरी उठाई। सफाई करने वाला भी आ गया था। मैंने खानसामा से रुखसत ली और उसे भी कहा तुम भी जाओ और मैं भी पीछे जा रहा हूँ। मैं चलते चलते यहाँ वहाँ का मौसम एंजॉय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पैरों से उस झरने के करीब जा चुका था। ये झरना एक और ऊंची पहाड़ी के करीब से ही गुजर रहा था। कितना खूबसूरत मंजर है। मैं अपनी कहानी यहीं बैठकर शुरू करूंगा। मैं एक मोटे से टीले पर बैठ गया और बस कहानी की शुरुआत कर दी। कहानी लिखते लिखते वक्त गुजरता चला गया और मुझे पता ना चला। जब मैंने अपने कलम रोका तो मैंने गौर से देखा कि सूरज अब ढलने ही वाला है। अरे भाई, आज तो मैंने कहानी लिखने में हद कर दी। ये नावल था ही इतना खूबसूरत। लेकिन जो भी था, मैं उठा और अब वापस कॉटेज की जानिब जाने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ फैली हुई थी। अचानक शाला बारिश शुरू हो गई थी। लो भाई, अब तो और भी मजा आएगा। मैंने दोनों हाथ अपने बहुत तेजी से दबा लिए थे और नॉवेल की डायरी मैंने अपने बगल में दबा रखी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता टॉर्च खोले अब कॉटेज की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक मुझे एक मुटेर पर बैठी हुई एक लड़की शायद नजर आई। हाँ, शायद लड़की ही थी वो। मैं उसकी जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मोहतरमा, यहाँ इतनी ऊंचाई पर क्यों बैठी हैं? नीचे तो खाई है। हो सकता है यहाँ की मकामी हो, मैंने दिल में सोचा। तभी तो यहाँ बैठी है। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। मैं भी उसको 2 से 3 दफा आवाजें लगा चुका था। अरे भाई, आप जो कोई भी है थोड़ी पीछे हो जाएं। संभल कर बैठे, ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाए। उसने स्याह रंग का कमीज शलवार पहन रखा था और सर पर मेहरून चादर सितारों से भरी हुई दूर से ही चमक रही थी। बहरहाल, जब उसने मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं पक्का समझ चुका था कि यही की मकामी है और शायद इसे मेरी जबान समझ नहीं आ रही। मैं भी आगे बढ़ गया था और उसको आगे मजीद आवाज न दी। कॉटेज जाकर अंदर से कुंडी लगा दी और आराम से सोफा पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद खानसामा फिर आ गया था। वो दरवाजे से कम खिड़की से पहले झांक रहा था। तो यावर साहब, आ गए आप? चलिए, मैं 10 मिनट में आपके लिए गर्मा गर्म पुलाव लेकर हाजिर हुआ। आज तो आपने लगता है नॉवेल बहुत लंबी लिख डाली। मैं हंसने लगा। तुम्हें लगता है मेरी स्टोरी से बहुत लगाव हो गया है? क्या पढ़ते हो तुम नॉवेल्स? नहीं भाई, हम यहाँ के लोग अगर नॉवेल्स पढ़ेंगे तो मेहनत मजदूरी कौन करेगा? घर कैसे चलेंगे? हाँ, ये बात तो है। चलो, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। खाना खाकर सोना चाहता हूँ। जल्दी से आ जाओ। थोड़ी ही देर ना गुजरी थी कि वो आ गया। फिर मैं उसे अपनी स्टोरी के बारे में बताता रहा और वो भी मजे से सुनता रहा। खाना खत्म हो चुका था। तुम जा सकते हो। ठीक है यावर भाई, जैसे आपको मुनासिब लगे। कल का नाश्ता वही रहेगा या कुछ और चलेगा? नहीं, सिर्फ पराठा, चाय और ऑमलेट ही चलेगी। हाफ फ्राई भी ले आना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस अब तुम जा सकते हो। मैं थक गया हूँ, आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे बस सोना है। मैं सोने के लिए लेट चुका था। मेरी आंखों से कोसों दूर लग रही थी, लेकिन थकन के बाइस मुझे नींद आ ही गई। मेरी जब आंख खुली, दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। मैंने सोचा, मैंने मना भी किया था बिलाल, तुम अब मत आना, लेकिन देखो ये फिर आ गया। खिड़की का एक पट भी खुला रह गया था। या खुदाया, ये बर्फबारी कितनी तेज हो गई है। तभी तो मैं बोलूं कि मुझे सोते सोते ठंड क्यों लग रही थी। मैं अपने बेडरूम में जाकर तो सोता ही ना था। मैं आतिशदान के पास नीचे सोफा पर ही सोता था।
मैं उठा, मोटी सी कंबल साइड में की, ऊनी चप्पल पैरों में चढ़ाई और अब दरवाजे की जानिब जाने लगा। मैंने दरवाजे को खोलने से पहले खिड़की का पट बंद करना चाहा। मैंने जैसे ही खिड़की का पट बंद करने के लिए हाथ बाहर निकाला तो दरवाजे के बाहर मुझे एक नस्वानी हेबला नजर आया। गालिबन उसकी चादर थी। मैं थोड़ा सा मोहतात हो गया कि मेरे दरवाजे पर कोई लड़की कैसे आ सकती है। फिर मैंने गुमान किया हो सकता है कि वो बिलाल की फैमिली से हो। मैंने जल्दी से खिड़की का पट बंद किया और दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। मैंने चटखनी नीचे की और दरवाजा खोल दिया। मैंने दरवाजा खोल तो दिया, लेकिन उसको देखकर भाग करना भूल गया। उसकी गहरी नीली आंखें और खूबसूरत चेहरा, सुनहरी बाल, सर पर मोटी सी चादर। वो एकटक मुझे देख रही थी और उसके हाथ में शायद कुछ था। मैं उसको देखकर बोलना छोड़ो पलक झपकना भूल गया। मैंने आज तक इतना हसीन चेहरा ना देखा था। वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने उसको बिना जवाब दिए खुद को साइड में कर लिया और वो पैर बढ़ाकर अंदर आ गई। दरवाजा बंद कर दीजिए साहब। मैंने दरवाजा बंद किया और उसको एकटक देखने लगा। वो चलते चलते सोफा पर जा बैठी। उसने अपने खूसे साइड में उतार दिए थे जो कि मरून रंग के थे। मैंने चुप भी उसे कोई जवाब न दिया और हैरानी से उसे तकते रहा। वो मुस्कुरा उठी और बोली, आप नावल लिखते हैं? जी मोहतरमा, मैं नावल लिखता हूँ, लेकिन मैं मुसलसल घड़ी को देख रहा था जो कि रात के गालिबन 1 बजा रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की को सर्दी भी नहीं लग रही थी और उसने अपना आधा चेहरा उस महरून सी चादर में, चमकीली भड़कीली सितारों की चादर में छुपा रखा था। उसके सया लिबास से झलकते हुए सफेद हाथ। बस मैं अल्फाजों में मैं इस लम्हे को कैद कर लेना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ड्रामाई अंदाज में हुआ है या ये मेरे जहन का एक मानो फतूर या वसवसा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या सोचूं, क्या करूं। वो फिर बोली, मेरा नाम जरताश है। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप मोहब्बत के बारे में लिखते हैं, तो बताइए, मोहब्बत में हमेशा बेवफाई ही क्यों मिलती है? और अगर बेवफाई ना मिले तो क्या मोहब्बत में बदला लेना जायज है? और अगर बदला भी ना लिया जाए तो मोहब्बत में इंसाफ कैसा रहता है? अगर मोहब्बत में इंसाफ ना हो तो पलड़ा किसका भारी रहता है? उसका जो मोहब्बत करके छोड़ जाता है, या उसका जो उस छोड़ी हुई मोहब्बत के बदले इंतजार की रातें काटता है, वो लम्हे काटता है जो कि चंद सेकंड नहीं सदियों पर मुहित होते हैं। उसकी अल्फाजों में बेकरारी साफ झलक रही थी। तो आपने किसी के साथ मोहब्बत की है या किसी का तवील इंतजार काटा है, तभी आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? क्या आप मुझे कुछ बताएंगी? हाँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो जरूर। हाँ, मैं लिखना चाहूंगा। वो सामने दीवार को घूर रही थी और मैं सुनने के लिए बेताब था। मेरा नाम जरताश है और मुझे भी मोहब्बत हुई। मुझे जिससे मोहब्बत हो गई उसका नाम जमान मलिक था। उसने मुझसे मोहब्बत की, ढेरों बातें की, शादी का दिलासा भी दिया। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। यहाँ झरने के पीछे एक छोटा सा गांव है, वहां मेरी बूढ़ी माँ रहती है। ये झरने के पास पानी भरने आती थी जब मेरी मुलाकात जमान मलिक से हुई और वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आन पहुंचा था। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। वो मकामी जबान जानता था
اس نے میری ماں سے میری شادی کی بات کی اور میری ماں نے بھی شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی اور زمان ملک اس وقت 27-28 سال کا ہوگا۔ مجھے اس سے ملتے ملتے لگ بھگ 25 سے 30 دن ہو گئے تھے۔ یہی ٹھنڈ کا سا موسم تھا جب میں ایک رات اس کے گھر آئی۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں مسلسل اس کا دروازہ بجا رہی تھی اور وہ میرے پاس آیا، دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے مدد مانگنا چاہی۔ اس نے مدد تو کی، لیکن اس سے پہلے وہ میرے ساتھ بہت کچھ کر چکا تھا اور میں بے بس ہو گئی تھی کیونکہ میں اس سے محبت بہت کرتی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی محبت کے پیچھے اپنی عزت قربان کر دی اور پھر اس نے میری امی کے علاج کے لیے پیسے دیے، ہاسپٹل بھی لے کر گیا اور جب میری امی کو گھر چھوڑا تو کبھی واپس نہ پلٹا۔ میں نے اس کا طویل انتظار کاٹا ہے۔ اچھا، تو یہ ملک زمان، سوری میرا مطلب یہ زمان ملک کون ہے؟ تم نہیں جانتے یاور؟ میں اپنا نام سن کر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں؟ میری چھوڑو، یہ سنو کہ زمان ملک کون ہے۔ زمان ملک اس کاٹیج کا مالک ہے۔ میں پل بھر کو چونک گیا کہ وہ تو زینی انکل ہے۔ میں ان کا پورا نام جانتا ہی نہ تھا۔ وہ تو میرے ابو کے دوست تھے، لہٰذا کبھی اتنی گہری ملاقات نہ ہوئی۔ تو تم زینی انکل کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، انہوں نے مجھے محبت میں ایسا دلاسا دیا کہ کبھی یہاں نہ پلٹا۔ اس نے مجھے محبت میں ایسا دلاسا دیا کہ کبھی واپس نہ پلٹا۔ اب بتاؤ، محبت میں بدلہ یا محبت میں انصاف یا محبت میں کی گئی بے وفائی؟ میں کیا کیا بھگت رہی ہوں، آج تک تڑپ رہی ہوں۔ زمان ملک کبھی یہاں لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ مجھے اس کا انتظار کرتے 25 سال ہو گئے ہیں۔ کیا تم میرا یہ پیغام زمان ملک کو دو گے؟ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس کی باتیں تو سن رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی نیلی حسین ترین آنکھیں اور ان میں جمع ہوا پانی جو بہہ بہہ کر مسلسل اس کی گالوں سے ٹپک رہا تھا۔ میں اس کو اٹھ کر دلاسا بھی نہیں دے سک رہا تھا کیونکہ جو یہ بات مجھ سے کہہ رہی تھی وہ سالوں پرانی ہے، تو پھر یہ اتنی جوان کیسے ہے؟ وہ ایک دم نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ تم جو سوچ رہے ہو یاور، وہ صحیح سوچ رہے ہو، لیکن زمان ملک سے یہ بات کہہ دینا کہ مجھے محبت میں انصاف چاہیے جو کہ تم نے نہیں دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ وہ جو اوپر والا ہے وہ تم سے اس بات کا انصاف تمہارے مرنے کے بعد لے ہی لے گا، اور جب تک تم زندہ ہو مجھے بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اچھا، میں چلتی ہوں یاور۔ گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کھوسوں کی جانب بڑھی۔ کھوسے پہنے اور دروازے کی چٹکنی ایک دم نیچے ہو گئی تھی۔ میں ٹھٹک گیا اور مانو جیسے برف سا جم گیا۔ تم کون ہو زرتاش؟ میں یہاں بھٹکتی ہوئی ایک روح ہوں جسے محبت میں انصاف نہیں ملا۔ میں نے کہا تھا نا کہ محبت میں کچھ راز ہوتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ مجھے پھر پلٹ کر دوبارہ نہ دیکھی، سیدھی باہر نکل گئی۔ میں نے جلدی آگے بڑھ کر دائیں بائیں جھانکا، مجھے زرتاش نظر نہ آئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ پر کیا بیتی تھی۔ میں نے جو اس کے بہتے آنسو دیکھے، میں محبت کی تڑپ کو سچ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تڑپ جو ایک انتظار کی ہوتی ہے، اس گھڑی کی ہوتی ہے جب ایک ظالم بھیڑیا
मोहब्बत के नाम का झांसा देकर सब कुछ लूट कर ले जाता है। न जाने जरताश के साथ क्या हुआ होगा। मैं किससे पूछूं? एक इज्जत का सवाल है और ये बात लगभग 25 साल पुरानी है। ए अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है। जमान मलिक के साथ यकीनन अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, जो मैं भी देखना चाहूंगा। मैं रात भर सोया ना था। मैंने अपना सामान पैक किया, अपने बुक्स बैग में डाली और अपनी कार को ड्राइव करते हुए वापस पिशावर की तरफ लौट रहा था। पूरे रास्ते मैं सोच भी नहीं सकता किन हालातों से गुजरा। उसके बाद आज तक 6 साल हो गए। जब भी कलम की नोक किताब के पन्ने पर रखता हूँ, सरताज का चेहरा मेरी आंखों में घूम जाता है। उसका चेहरा मानो उस सफ़े पर आ जाता है। उसकी गहरी नीली आंखों में वो बहते हुए आंसू मेरी कलम की नोक से फरियाद करते हैं, क्या तुम मुझे हकीकत में लिख सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि जमान मलिक से मेरे लिए इंसाफ मांग सको? मैं कायर ना था, लेकिन मैं ऊपर वाले के इंसाफ का मुंतजिर था कि एक रोज जब मुझे उमैर ने खबर दी, क्योंकि उमैर जमान मलिक के बेटे का दोस्त था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल ने बताया कि जमान मलिक का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट भी ऐसा कि उसकी कार बहुत गहरी खाई में जा गिरी थी। जमान मलिक ने जरताश जैसी लड़कियों को न जाने कितना पागल बनाया होगा, क्योंकि वो कॉटेज यूं ही हर 6 माह बाद वहां का स्टाफ बदली नहीं होता था। यकीनन वहां कुछ गहरे राज थे। इसके बाद मैं कभी नावल लिखने के काबिल ना बन सका। जरताश को तो अल्लाह ताला ने इंसाफ दे दिया था। मैं ये बात नहीं जानता कि जरताश आज भी वहां भटकती है या नहीं, उसे उस इंसाफ की खबर मिली या नहीं, लेकिन मैंने नावल लिखना जरूर छोड़ दी। उसकी खास वजह वो खूबसूरत चेहरा है जिससे शायद कि मुझे मोहब्बत हो गई, और ऐसी मोहब्बत जिसे मैं किताबों में तहरीर ही नहीं कर सकता, क्योंकि मोहब्बत की फीलिंग्स तहरीर नहीं की जा सकती। अफसानवी कहानियां बहुत, लेकिन सच्ची मोहब्बत की कहानी होती ही नहीं। वो तो वीरानों में भटकती हैं, शायद किसी इंसाफ की तलाश में।